नमस्कार, आप देख रहे हैं तफ्तीश। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। नोएडा में नौकरी के नाम पर 200 लोगों को लाखों का चूना लग गया है और आरोप है कि विदेश भेजने के नाम पर फर्जी कंपनी ने लोगों से 40-40 हजार रुपए ठगे और फरार हो गए। मामला सेक्टर 18 का है। यहां ओशन कंसल्टेंट नाम की एक कंपनी थी जिस पर धोखाधड़ी का ये आरोप लगा है और ठगे गए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक फर्जी कंपनी के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की। इस संबंध में एसपी के पास भी शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई एफआईआर दर्ज की गई है। कंपनी ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों को साउथ अफ्रीका और ब्राजील के फर्जी वीजा भी दिए थे। कंपनी के फरेब का पर्दाफाश होने के बाद ठगे गए लोग सख्ते में हैं। तो झांसा क्या देता था? क्या झांसा देते थे सर, सरकारी आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, वहाँ जाने के बाद आपको अच्छी फैसिलिटी है, आपको 50,000 से 80,000 के बीच में आपकी सैलरी होगी। आपको मतलब 40-45 हजार अमाउंट हम लोग को यहाँ कैश भरना था और कुछ पैसे वहाँ मतलब रिक्वायर्ड था कि जाके वहाँ पे 30-40 हजार रुपये आपकी सैलरी से कटेंगे। टोटल प्रोसेस सर इन लोग का 1 लाख रुपये पर कैंडिडेट से था। मेरा ये सबमिशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसके कई दिनों से ये सभी जो पीड़ित लोग हैं चक्कर काट रहे हैं। ना तो थाने की पुलिस, ना ही यदि हम कप्तान साहब की बात करें तो ना ही वहां की तरफ से कोई सुनवाई हो रही है। आज भी एक प्रार्थना पत्र, चिट्ठी, शिकायत पत्र इनको दिया गया है कप्तान साहब के नाम से, जिसकी रिसीविंग भी हमारे पास है, जो हमने आपको उपलब्ध भी कराई है। कोई कार्रवाई किसी तरह की ना तो की गई, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है। और इससे पहले दिल्ली एनसीआर में एक ऐसे ही गैंग का खुलासा हुआ था जो लैंडलाइन या मोबाइल फोन पर बैंक लोन, हॉलिडे प्लान और इंश्योरेंस प्लान के लिए कॉल करके बड़ा फर्जीवाड़े किया करता था। यूपी एसटीएफ के शिकंजे में आए ये वो फ्रॉड एंड कंपनी हैं जो अब तक ठगी की दर्जनों वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मोबाइल टावर लगाने, एटीएम लगाने, लोन दिलाने, इंश्योरेंस और हॉलिडे प्लान के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठग चुके हैं। ठगी का गोरख धंधा करने वाला ये गिरोह दिल्ली एनसीआर में काफी वक्त से सक्रिय है। ठगी के इस गोरख धंधे में कई कॉल सेंटर और उनके मालिक भी शामिल हैं। ये गिरोह कॉल सेंटरों से फोन करता और लोगों को अपने जाल में फंसाता था। लोग कॉल सेंटर के फोन पर यकीन कर लेते और ठगी का शिकार बन जाते थे। एसटीएफ ने अब तक गैंग के मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 57 लाख के चेक बरामद किए हैं। इसमें एडवांस के तौर पे आपको 2 लाख से 5 लाख के रूप में धनराशि मांगी जाती थी। आप जमा करेंगे तो बाद में आपको 60,000 रुपए प्रति माह और एक 7,000 रुपए की सैलरी के हिसाब से आपको हम लोग पेमेंट करेंगे और ये 5 लाख जो आप देंगे इसकी सिक्योरिटी बाद में रिफंड हो जाएगी। ये कह करके अलग अलग लोगों से अलग अलग चेक के अमाउंट्स जितना संभव हो सकता था ये लोग इकट्ठा करते थे। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में पढ़े लिखे युवा शामिल हैं जो अंग्रेजी समझने और बोलने में माहिर हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाले कई युवा तो अच्छे घरों से ताल्लुक रखते हैं। अमीर बनने के ख्वाब में वो जाने अनजाने जालसाजों के जाल में फंस गए। सिर्फ कॉलर होते थे, हम तो सिर्फ उनको कॉलर अटेंड करते थे जो हमारे सीनियर करते थे। मैं क्या कॉलर क्या कहते थे तुम? सर टूर एंड ट्रेवल्स के नाम के ऊपर कुछ लोग बच्चे जो बैठ के मिसकमिटमेंट करते थे, उसका मुझे नॉलेज नहीं है, बट जो हमारे सीनियर बैठे थे वो सब करते थे। बट हम तो अपनी नौकरी करते थे। सीनियर आप लोगों को बोल रहे? सर विजय जो हमारे सर थे वो लोग गायब है, तो मैं ऑफिस में था तो मुझे उठा दिया है सर। बाकी मैं खुद उनको लगना कोई टावर लगाने के लिए मैंने अब नहीं करते वहाँ सर। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, कॉलर है। अब ऐसे कोई में सब सीनियर कौन है तुम्हारा? सर विजय। एसटीएफ के मुताबिक ये गिरोह बीते 3 सालों से दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है और अब तक करीब 14 करोड़ की ठगी को अंजाम दे चुका है। एसटीएफ ने कई कॉल सेंटरों पर छापेमारी की है और दिल्ली के 2 कॉल सेंटरों को तो सील भी कर दिया है। बाकी 64 कॉल सेंटर्स की जांच की जा रही है। ये समझ में आया कि एक संगठित अपराध के तौर पर एनसीआर क्षेत्र में 64 कॉल सेंटर के माध्यम से ये भारी भरकम रैकेट चलाया जा रहा था, जिसमें अब तक पिछले 4-5 महीनों में जो धनराशि जमा हुई है अलग अलग क्षेत्रों से वो 14 करोड़ के लगभग करीब 6 अकाउंट्स हमने आइडेंटिफाई किए, जिसमें 1-2 अकाउंट के डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। 14 करोड़ रुपए की धनराशि लोगों की इकट्ठा की गई। ठगों का ये गिरोह अब तक न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका होगा। इस गिरोह के तार दिल्ली एनसीआर तक ही नहीं फैले हैं।
देश के अन्य राज्यों में भी इसका नेटवर्क चल रहा है, जिस पर शिकंजा कसना बेहद जरूरी है। अमित चौधरी, जी मीडिया, नोएडा। उधर एएमयू की छात्रा अस्मा जावेद की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अस्मा के ही दोस्त जावेद को गिरफ्तार किया है। महज शक के चलते जावेद ने अस्मा को मौत के घाट उतार दिया। जावेद को शक था कि अस्मा कई और लड़कों से भी बातचीत करती थी और यही बात जावेद को इस कदर नागवार गुजरी कि उसने अस्मा की निर्मम हत्या कर दी। सुलझ गई आसमा की मर्डर मिस्ट्री। दोस्त ही निकला आसमा का कातिल। टैबलेट से सुलझी हत्या की गुत्थी। तस्वीरों में दिख रही इस युवती का नाम है आसमा जावेद। इसका वजूद अब इस दुनिया में नहीं है। 11 मई यही वो तारीख थी जब आसमा का शव उनके इसी फ्लैट C8 में मिला था, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। आसमा के भाई के मुताबिक 10 मई को उनकी आसमा से आखिरी बार फोन पर बात हुई और फिर फोन स्विच ऑफ हो गया था, जिसके बाद परिजन आसमा की फ्लैट पहुंचे। पुलिस की मदद से जब ताला तोड़ा गया तो मिला आसमा का शव। सैटरडे से फोन स्विच ऑफ जा रहा है बराबर। तो उसके बाद यहाँ मैं परसों आया हूँ रात में 12:30 बजे। तो कल मैंने थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी, सिविल लाइन थाने में। और उसके बाद शाम को मैं गया भी था उसके फ्लैट पे। तो बाहर से रूम लॉक था फ्लैट उसका, लेकिन कुछ अनप्लीजेंट सी स्मेल आई तो मुझे कुछ शक हुआ। लेकिन मैंने अपने आप को वो किया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, टैबलेट नहीं है और कैश अमाउंट नहीं है, क्योंकि उसके पास उस दिन 45,000 कैश था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम है जावेद और आसमा का करीबी दोस्त था। लेकिन हैरानी की बात ये कि आसमा का कातिल उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त जावेद निकला, जिसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। सारे पहलुओं को जानने के बाद मुझे पता चला कि इसका लास्ट में जिनका रह रही थी सलमान जावेद, इनके द्वारा एक घटना की उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना जुर्म कर लिया। वजह दोनों की अनबन हो गई कुछ, उसमें टैबलेट्स में कि मना करते थे कि और लोगों से बात न करो, बहुत सारे कारण थे। पूछताछ में जो सच सामने आया वो और भी खौफनाक है। जावेद ने आसमा की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो कई और लड़कों से फोन और सोशल साइट्स के जरिए बात करती थी, जिसके चलते दोनों के बीच कई बार विवाद भी हो चुका था। और इसी के चलते जावेद ने आसमा की गला दबाकर हत्या कर दी। मौका वारदात से आसमा का टैबलेट गायब था, जो जावेद की गिरफ्तारी के साथ बरामद हुआ, जिसमें आसमा की चैट हिस्ट्री मौजूद है। जो टैबलेट में वो नंबर है जिनसे वो महिला बात करती थी, उससे इनको बुरा लगता था, इसी बात को तनाव हुआ। वहीं इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर आसमा के परिजनों ने संतुष्टि जताई है। हत्या के खुलासे से जो पुलिस टीम ने यहाँ पे वर्क किया, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं और प्लस मीडिया के सहयोग के लिए हम संतुष्ट हैं। और कम से कम हमें इस बात की तसल्ली के साथ हम यहाँ से जाएंगे कि हमारी बहन की रूह को ये इत्मीनान मिलेगा कि उनके भाई ने, परिवार ने यहाँ आके पूरे तौर से लड़ाई लड़ी और इसमें हमें आप लोगों का पूरा सहयोग रहा। आसमा की हत्या की वजह वो शक बना जो बेबुनियाद था और जावेद ने शक के चलते ही आसमा को मौत के घाट उतार दिया और अब खुद सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। योगेंद्र सिंह, जी मीडिया, अलीगढ़। और एएमयू में अस्मा जावेद के करीबी बताते हैं कि अस्मा एक खुले विचारों वाली लड़की थी और यही वजह थी कि शायद उसका वैवाहिक जीवन ज्यादा नहीं चल सका। अस्मा की शादी 2007 में लखनऊ के प्रोफेसर आदिल अंसारी से हुई थी, मगर दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और बाद में आदिल उससे अलग हो गया और खुद साउथ अमेरिका चला गया। तब से उसने कोई संपर्क नहीं साधा। अस्मा वापस अलीगढ़ आ गई। अस्मा एएमयू में आने के बाद लगातार चर्चाओं में थी। अस्मा ने एएमयू में एमए हिंदी में दाखिला लिया था और एएमयू में प्रवेश के बाद साल 2005-06 में अस्मा ने संस्कृत के प्रोफेसर शरीफ पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तब अस्मा चर्चाओं में आई थी। मुकदमे के बाद प्रोफेसर के निलंबन की मांग को लेकर काफी समय तक अस्मा धरने पर भी बैठी। हालांकि अदालत में प्रोफेसर के खिलाफ साक्ष्य पेश नहीं हो पाए, इसके चलते मामला खत्म हो गया।
आगे बढ़ते हैं। यूपी के कई शहरों में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। इसी कड़ी में सिद्धार्थ नगर में आवारा कुत्तों से बचकर भाग रहे 2 मासूम बच्चों की कुएं में गिरने से मौत हो गई और घटना सदर थाना क्षेत्र के पुराने नौगढ़ की है। दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। उसी दौरान आवारा कुत्तों ने उन पर हमला बोल दिया। कुत्तों से बचकर भागते समय दोनों बच्चे कुएं में गिर गए, उनकी मौत हो गई। कुत्तों के खौफ से घबराए मासूम, जान बचाने के लिए भागे बच्चे, कुएं में गिरकर 2 बच्चों की मौत, मासूमों के कातिल कुत्ते। सिद्धार्थ नगर में इन दिनों कुत्तों का आतंक इस कदर हावी है कि आवारा कुत्ते मासूमों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। कुत्तों के हमले से बचने के चक्कर में 2 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 10 साल का आदित्य और 12 साल का अर्जुन सुबह के वक्त घर के बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक आवारा कुत्तों ने उन दोनों पर हमला बोल दिया। अपनी जान बचाकर भाग रहे दोनों मासूम गांव में बने कुएं में जा गिरे, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। मासूमों की मौत की खबर गांव में आग की तरह फैली, जिसके बाद घर में मातम पसर गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारा लड़का रहा, एक हरजन एक लड़का रहा, दोनों घूमत रहा कुकर टरियाइस बस कुआं में दोनों लड़का गिर के मर गए। कूद गए डर के मारे? हाँ, डर के मारे कूद के मर गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुरानी नौगढ़ चौकी क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2 बच्चे आ रहे थे खेलते हुए और कुत्ते के दौड़ाने पे वो लोग भागने लगे, जिसके कारण कुएं में गिरने से दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है। मौके पे पुलिस उपस्थित है, हम सभी ऑफिसर्स भी हैं। परिवार वालों से बात करके उनसे तहरीर लेकर के पीएम हेतु शवों को भेज करके आगे की विधिक प्रक्रिया की जा रही है। वहीं इस घटना के लिए स्थानीय लोग नगर पालिका और वन विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लापरवाही के चलते ही कुछ दिनों पहले भी कुत्तों ने बच्चों पर जानलेवा हमले किए थे, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बहुत दुखद ही घटना हुई है। इसके लिए नगर पालिका और वन विभाग जिम्मेदार है, क्योंकि आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, बच्चों को काटते रहते हैं, तो उस पर कोई जो है कोशिश नहीं कर रहा है वन विभाग। और नगर पालिका के लोग अगर उस पर जाली लगाए होते तो शायद ये दुखद घटना न होती। ऐसे में देखना होगा कि 2 मासूमों की मौत का असर क्या नगर पालिका और वन विभाग पर होता है या नहीं, या फिर अभी भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सलमान आमिर, जी मीडिया, सिद्धार्थ नगर। और जिस देश में दहेज का दंश एक बदनुमा दाग की तरह आए दिन समाज पर चस्पा होता रहता है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उसी देश में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी न सिर्फ समाज की जिम्मेदारी बन गई, बल्कि सोशल मीडिया ने शादी के लिए लोगों में जो अलख जगाई, उसका असर लोगों पर इस कदर हुआ कि सबकी मदद से उस लड़की की शादी हो गई। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। सोशल मीडिया का नायाब तोहफा, व्हाट्सएप से मदद की पहल, बेसहारों का सहारा बना समाज। जहां दहेज, महिला अपराध और न जाने कितनी ही कुरीतियों से समाज बीमार नजर आता है, वहीं मैनपुरी में सोशल मीडिया ने समाज में ऐसी अलख जगाई कि देखते ही देखते मैनपुरी के गांव देवगंज में लोग इंसानियत की मिसाल बन गए। जिस परिवार के बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे, उस परिवार की बेटी की शादी समाज ने कराई। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ जब सोशल मीडिया में सक्रिय मैनपुरी मेरी जान नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप ने गरीब परिवार की मदद के लिए पहल की। देखिए, मैनपुरी मेरी जान नाम से एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें मैं भी सदस्य हूँ। इसमें तमाम लोग जुड़े हुए हैं, समाज के काफी अच्छे लोग। तो मेरे पड़ोस में एक महिला रहती है, जिन्होंने मुझे जानकारी दी कि देवगंज गाँव में एक गरीब लड़की है, जिसके पिताजी काफी बीमार है और उसकी शादी काफी दिक्कतें आ रही है। तो मैंने एक मैसेज अपने ग्रुप में किया, सभी लोगों से अपील की उस परिवार की सहायता करें। तो काफी लोगों से जुड़े और उन्होंने अपनी तरह से सहयोग किया। मामला देवगंज निवासी राम नरेश के परिवार से जुड़ा है, जिसका मुखिया फिलहाल टीबी की बीमारी से जूझ रहा है। परिवार में 3 लड़के, एक लड़की और उनकी पत्नी रहती हैं। राम नरेश पहले मजदूरी कर परिवार का पेट पालते थे, लेकिन टीबी के मरीज होने के बाद वो बिल्कुल असमर्थ हो गए। परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं था। आर्थिक संकट और उस पर से बेटी की शादी की चिंता पूरे परिवार को खाए जा रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप पर जब ये जानकारी लोगों तक पहुंची,
वही समाज जो उनकी मजबूरी को दूर खड़े होकर देख रहा था, एकाएक उनकी मदद के लिए मानो लोगों में जोश भर गया। आपको पता था ये सोशल मीडिया क्या होता है? हमें सब पता नहीं साहब, जब आए लोग तब उनको पता होगा। तो जैसे सोशल मीडिया में ये व्हाट्सएप के जरिए आज एक बेटी की शादी हुई है, तो आप जानते थे व्हाट्सएप होता क्या है? नहीं, हम नहीं जानते थे। मैनपुरी मेरी जान ग्रुप के गांव पहुंचते ही लोगों ने गरीब परिवार को मदद की पेशकश कर दी। फिर क्या था, गांव के लोगों द्वारा पहले राम नरेश की बेटी के लिए योग्य वर की तलाश हुई और उसकी शादी संपन्न कराई गई। ये 10-11 तारीख में व्हाट्सएप वालों को मैसेज पहुंच गया। वो लोग यहाँ आए, उन्होंने पैसे से भी और कुछ सामान से भी इस शादी में सहयोग किया। तो गांव वाले प्लस व्हाट्सएप वाले सब लोगों की सहमति से और सब लोगों के सहयोग से ये शादी निपट गई। इस तरह सोशल मीडिया पर सक्रिय एक व्हाट्सएप ग्रुप की पहल से गरीब और बीमार राम नरेश की बेटी की शादी बड़े ही धूमधाम से गांव वालों ने संपन्न कराई। ये मामला अपने आप में एक नजीर है उस समाज के लिए जहां गरीबी किसी बेटी की शादी के लिए अक्सर अभिशाप बन जाती है। संजय शर्मा, जी मीडिया, मैनपुरी। और अब खबर लखनऊ से, जहां 9वीं क्लास की एक छात्रा को स्कूल से सिर्फ इसलिए घर जाने को कह दिया गया क्योंकि छात्रा सर पर स्कार्फ डालकर स्कूल पहुंची थी। मामला ठाकुरगंज के सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज का है। हालांकि जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ड्रेस कोड के नाम पर मनमानी, स्कार्फ पहनकर आने पर नो एंट्री। ये लखनऊ का सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज, जहां स्कार्फ पहनकर आने पर लड़कियों की स्कूल में एंट्री नहीं है। दाढ़ी रखने की वजह से छात्र के एग्जाम में नंबर काट लिए जाते हैं। जी हां, ये आरोप लगे हैं स्कूल प्रशासन पर। ये फरहीन इसी स्कूल में 9वीं की छात्रा है जो सिर पर स्कार्फ डालकर स्कूल पहुंची तो उसे वापस घर भेज दिया गया और उसे स्कार्फ पहनकर पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। कि उतारी, हमने कहा मैम आज फर्स्ट डे है तो प्लीज आज रहने दीजिए, हम कल से उतार देंगे अगर यूनिफॉर्म पहन के आए तो। कल भी यूनिफॉर्म नहीं पहन के गए थे क्योंकि उस दिन थर्सडे था, इसलिए शॉप सारी बंद थी तो इसलिए यूनिफॉर्म नहीं मिला। तो फिर अपनी ने एप्लीकेशन लिख के दिया था कि यूनिफॉर्म और स्कार्फ के लिए, तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद हमको लाइब्रेरी में बिठा दिया और कह रही थी कि हम क्लास में नहीं जाने देंगे, स्कार्फ उतार दो तुम तब जाने देंगे। यह है मोहम्मद शादाब, जो इसी स्कूल का छात्र है। इसका आरोप है कि दाढ़ी रखने के चलते एग्जाम में उसके नंबर काट लिए जाते हैं। स्कूल के रेगुलेशन के हिसाब से कुछ ऐसा है और आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमको आप लिख के दे दीजिए। तो बहरहाल उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं दिया। हमने कई बार पेरेंट्स को लेके गए, एक वकील यहाँ पे रहते हैं एडवोकेट शबी हैदर, उनको लेके गए, लेकिन वो लोग हफ्ता 2 हफ्ते के लिए ठंडे हुए, लेकिन फिर जो है करने लगे। उसमें ये लोग करने लगे कि हमारे मार्क्स ये लोग काट लेते थे एग्जाम में, कॉपी इधर उधर कर देते थे। कुछ भी स्कूल में थोड़ा छोटा था, हाँ, मतलब मेंटल हैरेस करते थे लोग। वहीं इस मामले में प्रिंसिपल का कहना है कि स्कूल के नियम के मुताबिक धर्म विशेष को जाहिर करने वाले ड्रेस कोड की इजाजत नहीं दी जा सकती। और फिर यहाँ हमारे यहाँ ड्रेस कोड जो फॉलो होता है उसके हिसाब से ही बच्चों को करना होता है, जिसमें स्कार्फ अलाउड नहीं होता है। और ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग पहले ही बता देते हैं बच्चों को। एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो दे टुक द एडमिशन फॉर्म और उन्होंने एडमिशन लिया। एंड द डे शी केम and she was wearing the scarf and we just told her that beta you are not allowed to wear the scarf and this was told to you before. लेकिन परिजनों का कहना है कि दाखिले के वक्त इस तरह की कोई शर्त नहीं बताई गई थी और न ही कॉलेज से मिले किसी पेपर में ऐसा लिखा है। हमने तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट किया कि आपने हमसे रिटर्न में एप्लीकेशन लिया है कि आप हमको रिटर्न लिख के दीजिए कि हमको परमिट किया जाए, उसको हम फिर कंसीडर करेंगे यस या नो जैसा भी होगा। तो हमने उनसे कहा कि आपने हमसे रिटर्न में लिया तो आप हमको रिटर्न में दे दीजिए रिप्लाई कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में यह है कि हम स्कार्फ के साथ नहीं परमिट कर सकते। तो उन्होंने हमको एकदम ओरली जवाब दिया कि नहीं, हम आपको रिटर्न में कुछ नहीं लिख के दे सकते। स्कूल प्रशासन के इस रवैये की खबर जब जी संगम पर दिखाई गई तो जिला प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए 2 अधिकारियों की जांच समिति बनाई गई है जो 4 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन अभी उनके पेरेंट्स से या बच्चे से या किसी से लिखी शिकायत हमें नहीं मिली है। फिर भी जो पेपर के जो रिपोर्टिंग है उसके आधार पे हम लोगों ने इसका संज्ञान में लिया है और इस पे एक मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है गठित किया गया है। जो ACM2 ठाकुरगंज के जो मैजिस्ट्रेट है वो प्लस जिला विद्यालय निरीक्षक के संयुक्त एक जांच होगी और इनको अगले 4 दिन में जो है जांच सौंपने का निर्देश दिया गया है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जांच जारी है और इस मामले का अंजाम आगे तय होगा, पर इसने ये सवाल तो खड़ा कर ही दिया है कि क्या शिक्षा के मंदिर में
धार्मिक पहचान वाला पहनावा छात्रों के बीच दूरियां या भेदभाव को बढ़ावा नहीं देगा। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ।